Hello everyone. Welcome to Nana classes. This is lecture number 27 and this is a revision lecture of partnership chapter. आज मैं आपको चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 जो पार्टनरशिप चैप्टर है उसके सारे के सारे कंसेप्ट्स एक ही वीडियो में इन शॉर्ट में सारे रिवाइज कराने वाली हूँ. So according to me this video will be too much beneficial for each and every person who wants to learn the concepts. ओके एंड रिवाइज द कंसेप्ट्स. जिन्होंने मेरी वीडियोस फॉलो की हैं अभी तक पार्टनरशिप की, उन्हें आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा बिकॉज उनके लिए ये एक रिवीजन है और एक क्विक रिवीजन होगी. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू विल एंजॉय इट अ लॉट. सो विदाउट डिलेइंग एनी मोर लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. तो शुरू करते हैं. इससे पहले मैं आपको एक और चीज छोटी सी बता देती हूँ. अगर आप ये देख रहे हो तो अपने साथ एक पेन और नोटबुक जरूर रखना और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे नोट डाउन करते जाना. ऑल्दो आई एम ट्राइंग कि मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दूँ. देखो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं जब हम +1 में होते हैं, है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स बनाते हैं. उसके बाद हम जब 12th में आ जाते हैं तो हम पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाते हैं. सबसे पहले समझते हैं पार्टनरशिप होती क्या है. ठीक, पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जिन्होंने एग्रीमेंट किया है. एग्रीड मतलब एक एग्रीमेंट हुआ है उनके बीच में किस चीज का, कि हम प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे. किसका प्रॉफिट? बिजनेस का, जो वो सब कैरी कर रहे हैं या फिर कोई एक कैरी कर रहा है उन सबके बिहाफ पे. ठीक है, तो इसके अंदर 2 या उससे ज्यादा पर्सन्स हो सकते हैं बट एटलीस्ट 2 पर्सन्स होने चाहिए क्योंकि अगर 1 पर्सन हुआ तो वो क्या हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप. अब बात आती है एग्रीमेंट की. जो पार्टनरशिप होती है उसके अंदर जो एग्रीमेंट होता है वो रिटन हो सकता है, वर्बल हो सकता है. जब वो एग्रीमेंट रिटन में आ जाता है उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड. और इसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. इसको और क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप. अकॉर्डिंग टू लॉ इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास रिटर्न होना चाहिए एग्रीमेंट, बट लेकिन फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो इसलिए रिटर्न में हो तो अच्छी बात है. बट लेकिन ये लीगली नहीं है कि आपके पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए इफ यू वांट टू कम इन अ पार्टनरशिप. ठीक है, उसके बाद ये प्रॉफिट्स के लिए होता है, चैरिटी के लिए नहीं होता है. आपको प्रॉफिट्स के लिए ही रखना है. फाइन, क्या इतना क्लियर है हमें? अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि पार्टनरशिप में हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं. बेसिकली पार्टनरशिप में हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. अब बात आती है कि जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग. अगर वो फिक्स्ड होती है तो हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. अगर फ्लक्चुएटिंग होती है तो एक ही अकाउंट बनता है, सिंगल अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट. कुछ नहीं दे रखा होता कैपिटल के बारे में तो हम उसको फ्लक्चुएटिंग मानते हैं. ठीक, अब जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो P&L अकाउंट के बाद बनता है. जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है? नेट प्रॉफिट से होती है. P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर होता है और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पे जो पार्टनर्स को देना होता है. ये बनता किसके लिए? मेनली एप्रोप्रिएशन के लिए. जो भी प्रॉफिट हमारे पास होता है उस साल का उसमें से हम पार्टनर्स को जो जो देना चाहते हैं वो सब कुछ यहाँ पे आता है. इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है मैंने आपको बता रखी है, दैट इज SIRC. सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व एंड कमीशन. रिजर्व एक ऐसी चीज है जो पार्टनर से कनेक्टेड नहीं होती, बाकी सब कुछ पार्टनर्स का होता है. सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन. ठीक है, इसके बाद इस साइड पे यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अब देखो जो P&L एप्रोप्रिएशन होता है ये बनता है फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनने का मतलब क्या होता है कि फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड आएंगे, फर्म के लिए जो इनकम है वो क्रेडिट साइड आएगी. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को मिल रही है तो इसलिए फर्म के लिए इनकम है, तो ये फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है. इसके बाद जो इसका बैलेंस बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट. उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को बांट देते हैं. अगर कुछ नहीं दे रखी होती तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है हमारी? इक्वल. ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, छोटे छोटे, फ्लक्चुएटिंग होती है, इक्वल होती है, ये सब कुछ नोट करते चलो, बाद में सब भूल जाना आपने. ठीक, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है? इक्वल, अगर कुछ नहीं दे रखा होता. आई होप सो इतना क्लियर है. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं PCA. वैसे PCA इसमें से ही डिराइव हुआ है, लेट मी शो यू हाउ. और जो करंट अकाउंट होता है उसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट. करंट अकाउंट को दूसरा नाम क्या है? ड्रॉइंग्स अकाउंट. ठीक, ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है आपने. अभी आगे PCA का फॉर्मेट देखते हैं. ये फॉर्मेट था P&L एप्रोप्रिएशन का. यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे SIRC, दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, रिजर्व एंड कमीशन, उसके बाद यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, मैक्सिमम कई बार इसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप पीसीए का फॉर्मेट समझते हैं फटाफट। P&L अप्रोप्रिएशन के बारे में एक दो बातें और। ये कब बनता है? जब प्रॉफिट्स होते हैं। कब बनता है? जब प्रॉफिट्स होते हैं। अगर लॉस हो गए तो P&L में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जो ये P&L अप्रोप्रिएशन है, इसमें कभी भी लॉस नहीं आएगा, ठीक। अगर लॉस हो जाते हैं फॉर्म को तो P&L बनाओगे, उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, दैट्स फाइन, ओके। अब कौन सा ऐसा केस है जब लॉस होगा फिर भी P&L अप्रोप्रिएशन बनेगा? इज देयर इज एनी केस अवेलेबल? Yes, of course. If we have loss of 1,000 rupees, you can say that, and you have interest on drawings, where you will write interest on drawing. ये सब कुछ आप नहीं दे सकते because you have loss. But if there is interest on drawing, then so this is the only case when you will prepare P&L appropriation account in the case of loss. When you have to receive the interest on drawing. जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में होगा तब आपको P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है। कब? जब लॉस होगा फिर भी, क्योंकि जो ये है ये तो मिल रहा है ना, तो आप यहाँ पर लॉस ट्रांसफर करके और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाने वाले हो। समझ आ गई इतनी बात? आगे चलते हैं। अब हमें P&L अप्रोप्रिएशन से क्या बनाना है? अब इसके बाद पीसीए मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं आपको बता रही हूँ फ्लक्चुएटिंग वाला, अभी फिक्स्ड वाला भी बताऊंगी। सबसे पहले इन सबको यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। तो SIR को छोड़ दो, क्योंकि R कभी भी मतलब जो रिजर्व है वो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है। आपको यहाँ पे कमीशन ट्रांसफर करनी है, फाइन। उसके बाद ये प्रॉफिट्स हैं यहाँ P&L अप्रोप्रिएशन के नाम से ट्रांसफर हो जाएंगे। देन अब सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा बैलेंस, जो भी होता है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है एंटर्ड, स्टार्टेड, ऐसे दे रखा है तो यहाँ पे बैलेंस नहीं आता है, यहाँ पे आता है बैंक अकाउंट। क्या आता है? बैंक अकाउंट। कब आता है? जब क्वेश्चन में दे रखा हो पार्टनरशिप में एंटर हुआ है, पार्टनरशिप अभी स्टार्ट की है, उस केस में यहाँ पर बैलेंस नहीं आता। बच्चा अभी स्टार्ट की है पार्टनरशिप, तो बैलेंस कहाँ से आ जाएगा? क्या आएगा? बैंक अकाउंट, की अभी अभी पैसे इन्वेस्ट हुए तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक। नहीं तो बैलेंस ब्रोट डाउन। क्लियर है इतना पॉइंट? ये हो गया। SICR नहीं आएगा, ये प्रॉफिट बांट दिया, यहां से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उठ के यहाँ पे जाता है, अकाउंट क्रॉस ट्रांसफर होता है हमारा, ठीक। ये चला गया। इसके बाद यहाँ पे ऊपर आती है ड्रॉइंग्स, 2 ड्रॉइंग्स। बच्चों मैं करा रही हूँ रिवीजन, ये मत सोचना कि कैसे लिख रहे हो ये वो, इट इज ओनली अ रिवीजन। अगर आपको फुल फ्लैश सब कुछ समझना है, मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, सब कुछ समझना है तो मेरी पुरानी वीडियोस देखो। अदरवाइज जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस देखी उनको क्या फायदा है, राइट। सो आई जस्ट डोंट वांट कि उनकी मेहनत वेस्ट हो और मेरी मेहनत वेस्ट हो। मैंने इतनी वीडियोस बनाई है, आई एम जस्ट गिविंग द ओवरव्यू, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस, ओके। इंटरेस्ट ड्राइंग यहाँ गया, ड्राइंग से यहाँ पे गई, डन, बैलेंस आ जाएगा। ये थी फ्लक्चुएटिंग की बात। फ्लक्चुएटिंग में जो बैलेंस आता है वो हमें ये बताता है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं ए की कितनी है ओवरऑल कैपिटल बिजनेस में, ठीक। ओवरऑल बताता है वो। अब बात आती है जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड है। जब हमारी कैपिटल फिक्स होगी तब हम 2 अकाउंट्स बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर क्या आएगा? सबसे पहले बैलेंस आएगा, या फिर अभी स्टार्ट हुआ है तो क्या आएगा? बैंक आएगा, वट एवर इज द केस। अगर एडिशनल कैपिटल आती है तो यहाँ पर बैंक आएगा कि पैसे आ रहे हैं, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट साइड लिखते हैं कि कैपिटल इंक्रीज हो रही है। फिर 2 यहाँ पर विड्रॉ होएगा, परमानेंट विड्रॉ होएगा, तब जाके यहाँ पे आएगा। ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होगी तब यहाँ पर आएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस। अब जो ये बैलेंस है ये बताता है कि इस साल के प्रॉफिट को छोड़ के हमारी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो कितनी है एक पार्टनर की, ठीक है। लेकिन जब हम करंट अकाउंट का बैलेंस अभी फाइंड आउट करेंगे, वो ये बताएगा कि इस साल इस पार्टनर ने प्रॉफिट में कितना कमाया, इस साल इस पार्टनर को कितना बेनिफिट हुआ। ये डिफरेंस है जब हम इकट्ठे बनाते हैं और अलग अलग बनाते हैं। इसमें हमें इकट्ठे मिलता है, बट लेकिन इसमें ओवरऑल जो फिक्स्ड है वो मिलता है, और यहाँ पर हमें क्या मिलता है? दिस ईयर का मिलता है, ओके। अब जो ये करंट अकाउंट है ये क्या है? इसको छोड़ दो यहाँ से, बाकी ये सब कुछ एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्या लिखेंगे? SIR को छोड़ दो, C, यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा, और जो यहाँ पे ड्रॉइंग्स आएंगी वो कौन सी ड्रॉइंग्स होंगी? आउट ऑफ प्रॉफिट, ओके। नॉर्मल जो होती है वो आउट ऑफ प्रॉफिट होती है, जब तक क्या है नहीं रखा होता कि आउट ऑफ कैपिटल है या नहीं है। इज इट फाइन? उसके बाद यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, और जो बैलेंस आएगा मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि वो कौन सा होगा। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर येट, और इसको ड्रॉइंग्स अकाउंट बोलते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। चलो अपने फर्दर टॉपिक करते हैं। अच्छा, एक और चीज, इसका कभी भी आपके पास डेबिट बैलेंस नहीं आ सकता, ठीक है। इसका आपके पास डेबिट बैलेंस आ सकता है क्योंकि इसमें लॉसेस भी ट्रांसफर होते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं होता, ठीक है। अगर लॉसेस होंगे P&L के तो वो यहाँ पे ट्रांसफर होंगे,
क्लियर है इतनी बात? तो इसमें डेबिट बैलेंस हो सकता है बट लेकिन इसके हमेशा क्रेडिट बैलेंस होंगे, इसका डेबिट बैलेंस कभी नहीं आ सकता, इसका कुछ भी आ सकता है, डेबिट भी क्रेडिट भी। सिंपल सी बात है, जब लॉसेस की बात आ जाती है तो आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? ये वाली साइड इंक्रीज हो गया, ये वाली साइड डिक्रीज हो गई है, दैट इज द डेबिट बैलेंस। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, तो इसलिए अगर क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल दे रखी है या क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, देख लेना, तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे। ये मैक्सिमम गलती होती है, आपके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं तो उन्हें प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। Don't cram it. I have already told the logic of this. Today I am giving you the formula only. ओपनिंग कैपिटल में अगर आप एडिशनल कैपिटल ऐड कर दोगे, माइनस कर दोगे ड्रॉइंग्स, प्लस कर दोगे नेट प्रॉफिट, तो आपको क्या मिल जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। एंड इफ यू वांट टू फाइंड द ओपनिंग कैपिटल देन जस्ट शिफ्ट ऑल दिस थिंग्स टू दिस साइड। फाइन, यू विल गेट द ओपनिंग कैपिटल विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स एंड माइनस नेट प्रॉफिट। अब एक और चीज, अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है उस केस में ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग होता है, ठीक है? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल होता है। कैपिटल फिक्स होती है तो आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग होता है। बट लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि आपकी फिक्स्ड कैपिटल चेंज ना हो रही हो, जैसे ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ना हो और परमानेंट विड्रॉ या फिर एडिशनल कैपिटल ना आ रही हो, तब उस केस में जो फिक्स्ड कैपिटल है वो इफेक्ट नहीं होती है। इतना क्लियर है? आगे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि चार्ज और अप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है। जो चार्ज है वो हमारा P&L में शो होता है और अप्रोप्रिएशन है वो P&L अप्रोप्रिएशन में शो होता है, ठीक है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो होता है। जो चार्ज है वो देना ही देना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें चार्ज को पे करना ही पड़ेगा। लेकिन अप्रोप्रिएशन तभी देते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट्स होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं मतलब चार्ज के, जैसे मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, उसके बाद क्या होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू अ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन गिवन बाय अ पार्टनर, यहाँ पे जो लोन है वो किसका है? पार्टनर का, ठीक है? उसका जो इंटरेस्ट देना है वो एक चार्ज है। अगर हम लोन बाहर से लेते तब भी तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो क्या है? एक चार्ज है। अगर आपने पार्टनर की कोई बिल्डिंग या प्रीमिसेस ले रखे हैं, ठीक है, उसके ऊपर रेंट देना है, रेंट टू अ पार्टनर, वो भी एक क्या है? चार्ज है। तो ये सारी चीजें चाहे ये पार्टनर से रिलेटेड है बट फिर भी ये क्या है? चार्ज है। और ये कहाँ आएंगे? P&L में आएंगे। और मैनेजर्स कमीशन तो है ही चार्ज, हो तो आउटसाइडर ही है। और P&L अप्रोप्रिएशन में जो भी हमने अभी अभी सीखा, क्या सीखा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, सैलरी है, कमीशन है, ये सब किसको? पार्टनर को। ये किसकी बात हो रही है? पार्टनर की बात हो रही है। डन? क्लियर है? अब जब भी हमें क्वेश्चन में कोई चार्ज गिवन होगा तब हम P&L अकाउंट बनाएंगे बिफोर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है उसमें क्या होता है कि उसको दिखाने के दो मेथड होते हैं, आइदर टू शो इट इन द P&L अकाउंट, ठीक है, या तो यहाँ पे P&L अकाउंट में दिखा दो, या फिर जो P&L अप्रोप्रिएशन आप बनाते हो उसमें यहाँ पे प्रॉफिट में से यहाँ पे माइनस करके दिखा दो, ठीक है? यहाँ पे प्रॉफिट डालते हो उसमें से माइनस करके दिखा दो। बात आती है मैनेजर कमीशन की। जो मैनेजर की कमीशन होती है या तो वो बिफोर होती है या फिर क्या होती है? आफ्टर। किसके बिफोर? आफ्टर नेट प्रॉफिट के। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब हमें बिफोर करना होता है तो हम नेट प्रॉफिट इनटू जो भी रेट गिवन होता है, रेट अपॉन 100 करते हैं। और जब हमें आफ्टर करना होता है तो हम क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, राइट? दिस इज द फॉर्मूला। ये क्यों होता है इसका रीजन मैंने अपनी वीडियो में दे रखा है, चेकआउट द प्लेलिस्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट जब हमारी अप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाती है प्रॉफिट से तब हम क्या करते हैं? मान लो हमारे प्रॉफिट्स हैं सिर्फ 10,000 लेकिन हमारी अप्रोप्रिएशन होगी 15,000, तब हम क्या करेंगे? तब हम रेशो ऑफ अप्रोप्रिएशन निकालते हैं। मान लो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, इसको मिलना था 7,000, ठीक है, और इसको मिलना था 8,000, ठीक है। तो क्या करेंगे? 7 + 8 15, तो 15,000 इनको मिलना था। इसकी रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन आएगी 7:8, तो इस 10,000 को 7:8 में डिवाइड कर देंगे। दैट इज द मेथड, दिस इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दो मेथड से मेनली निकालते हैं। जब हमें डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हमने विड्रॉ किया होता है तब हम दो मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल सकते हैं, दैट इज सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड जो अभी तक हम करते आए हैं, दैट इज टोटल अमाउंट को हम रेट अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद मंथ्स अपॉन 12 कर देंगे। ये तो हमारा सिंपल सा होता है। मेथड है उसमें क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फाइंड आउट करने के लिए टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 सबसे इंपॉर्टेंट है, इनटू 1/12। क्या करेंगे यहाँ पे? 1/12 मार्केट। ओके, टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं?
जो भी हमें अमाउंट गिवन है ड्राइंग का मल्टीप्लाई कर देंगे उसके पीरियड से, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए हमने विड्रॉ किया है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट आ जाएगा। सब प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज टोटल प्रोडक्ट, हम उससे अपना क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आता है, ये कब फॉलो होता है, मैंने आपको बताया कि जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, अनइक्वल होता है। हर बार कभी 10 निकलवा रहे हैं, कभी 5 निकलवा रहे हैं अमाउंट, बट उसके बाद जो टाइम पीरियड है, कभी हम 2 महीने के बाद निकलवा रहे हैं, कभी हम 6 महीने के बाद निकलवा रहे हैं, कभी हम 3 महीने के बाद निकलवा रहे हैं, दैट इज द अनइक्वल इंटरवल। ओके, तो उस केस में हम ये यूज करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में अगर दिया हो ड्यूरिंग द ईयर आपने विड्रॉ करवाया है, यू हैव डोंट गिवन द टाइम एग्जैक्ट टाइम, तो ड्यूरिंग में हम लेते हैं 6 मंथ्स। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा होता कब निकलवाई है क्या किया, तब भी हम क्या मानते हैं 6 मंथ्स। इसके बाद हम टॉपिक करेंगे इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्रॉइंग्स। तो मंथली ड्राइंग्स, इस केस में हमारा जो डिफरेंस आता है वो होता है सिर्फ एवरेज पीरियड का। ये कब यूज किया जाता है, जब हम इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, हर मंथ कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल। तो मंथली ड्राइंग्स है, दैट मीन्स 1 मंथ के बाद कर रहे हैं, क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ्स के बाद कर रहे हैं। ओके, इक्वल अमाउंट एंड इक्वल टाइम इंटरवल, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। अब अगर आपने इस वाले मेथड की मेरी वीडियो नहीं देखी है और अगर आपको एन वाला कंसेप्ट नहीं पता है, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी मैं जो बोलने वाली हूँ आपको समझ आएगा। ठीक है, नेवर माइंड इट। अगर आपको वो कंसेप्ट समझना है, एवरेज पीरियड इतनी जल्दी आप निकाल सकते हो, तो आप प्लीज वो वीडियो जरूर चेकआउट करना। आई थिंक दैट इज अ 15th पार्ट। ओके, उन्होंने देख रखी है, उनके लिए एक रिवीजन, क्विक रिवीजन। जब हम मिड में विड्रॉ करते हैं दैट इज n/2, जब हम बिगिनिंग में करते हैं दैट इज n+1/2, एंड जब हम एंड में करते हैं दैट इज n-1/2। क्या निकाल रही हूँ मैं, ये एवरेज पीरियड। ओके, और जब हम क्वार्टरली की बात करते हैं दैट इज n/2, इधर क्या आता है, बिगिनिंग है n+3/2, एंड इधर क्या आता है, दैट इज n-3/2। जो ड्राइंग है वो विड्रॉ की है 6 मंथ्स के लिए या फिर 9 मंथ्स के लिए। जो एन है वो क्या हो जाएगा, 6 या 9। ओके, अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम 12 मंथ्स ही मानते हैं, हर महीने विड्रॉ करिए तो एन क्या होगा, 12 होगा। आई होप सो इट इज क्लियर फॉर ऑल दोज जिन्होंने समझा है वीडियो में। इसके बाद इसमें एक और छोटी सी चीज आती है, दैट इज टोटल ड्राइंग। जब आप इसका फॉर्मूला लिखते हो तब आपका फॉर्मूला ये होता है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, तो जो एवरेज पीरियड है ये तो इन फॉर्मूले से फाइंड आउट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, अब जो टोटल ड्राइंग्स की बात आती है वो क्या होगा, जब आपकी मंथली ड्राइंग्स है, जब आप हर महीने निकलवा रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे, जो भी आपका अमाउंट है। अगर 6 मंथ्स या 9 मंथ्स है तो आप मल्टीप्लाई 6 या 9 करोगे। अगर आपके पास क्वार्टरली है तो आप मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। आई होप सो इट इज क्लियर कि टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए हमें क्या करना है। नेक्स्ट है कुछ प्रोविजंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली क्या होती है, अप्रोप्रिएशन होती है, बट अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उसने कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, अगर साइलेंट है कि परसेंटेज नहीं गिवन है तो हम नहीं देंगे। अगर वो साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट है कि चार्ज मानना है या अप्रोप्रिएशन, तो हम अप्रोप्रिएशन मानते हैं। अगर लॉस हो गया, ठीक है, अगर फर्म को क्या हो गया, लॉस, तो देना ही नहीं है। इज इट क्लियर? और अगर हमारे पास प्रॉफिट्स अच्छे खासे पड़े हैं तो दे दो। अगर हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कम है, जितनी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उतने प्रॉफिट्स नहीं है, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम मतलब देंगे वो कैसे देंगे, प्रॉफिट्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो का मतलब होता है कैपिटल की रेशो। जो कैपिटल की रेशो होती है वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो होगी, तो दैट्स वाई प्रॉफिट्स कम है तो इसकी रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज गिवन है तो आप दोगे दोगे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। अगर वो चार्ज है तो आप P&L अकाउंट में उसको दोगे ही दोगे। इज इट फाइन? उसके बाद जो एक पॉइंट रह जाता है, अभी 2 पॉइंट्स और बाकी हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है रूल्स इन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अगर आपने डीड नहीं बनाई है, आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, तो जो जनरली हमारी पार्टनरशिप जो एक्ट है वो बताती है क्या हमारे रूल्स हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होगा, कमीशन नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक, प्रॉफिट्स इक्वल रेशो में जाएंगे, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी। उसके बाद क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% पर एनम देना ही देना है। इट इज चार्ज और इसका रेट जो है फिक्स है, वो क्या है 6% पर एनम। इसके बाद अगर कोई नया पार्टनर आना चाहता है बिजनेस में, तो जो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होगा वो सबकी कंसेंट से होगा। एक बंदा राजी है बाकी नहीं राजी है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हम न्यू पार्टनर को ले आएंगे। ओके, दीज वर द रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट टॉपिक इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। मतलब जब हमारे अकाउंट्स में अकाउंट्स क्लोज करने के बाद कुछ एरर रह जाती है और हमें बाद में पता चलता है,
तो कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, ये चार्ज नहीं किया, और भी बहुत सारी मिस्टेक्स कुछ रह जाती हैं, तो उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए हम पास्ट एडजस्टमेंट्स करते हैं, मतलब कुछ रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करते हैं। तो उसको करने के दो तरीके हैं एडजस्टमेंट्स करने के लिए, ठीक है, या तो सिंगल एंट्री या फिर डबल सेपरेट एंट्री। तो सिंगल एंट्री के केस में हम क्या बनाते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और सेपरेट एंट्री के केस में हम क्या किसकी हेल्प से करते हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट की हेल्प से। सिंगल एंट्री में हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं, यही सबसे ज़्यादा यूज होती है। सिंगल एंट्री में क्या होता है, पैसे आए पैसे गए, जो नेट इफेक्ट बैठता है उसको हम लेके उससे हम अपनी एंट्री पास करते हैं। अब देखो जो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है, इसके बाद हमारी बनती है, इसके बाद हम एंट्री कर देते हैं। जो ये है ना टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जो ये टेबल बनाते हैं, इसके अंदर हम नेट इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्रेडिट जो भी करना है जिस हिसाब से करना है, तो वो सारे रूल्स मैंने आपको बता रखे हैं। दिस इज अ रिवीजन कि सिंगल एंट्री में क्या बनता है, सेपरेट एंट्रीज में क्या होता है। इसमें जनरल एंट्रीज पास होती है, हर एक एरर की अलग अलग एंट्री पास होगी, इसमें ओवरऑल एक ही एंट्री पास होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि, और जो ये लास्ट टॉपिक है, ओके, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। देखो जब एक पार्टनर आता है फॉर्म में, कई बार क्या होता है बाकी सारे पार्टनर्स उसको गारंटी दे देते हैं कि हम तेरे को इतना प्रॉफिट तो मिनिमम देंगे ही देंगे, और जब भी मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है, अगर वो प्रॉफिट कम रह जाता है, जैसे मान लो एक पार्टनर है सी, ए बी फॉर्म में काम कर रहे हैं पहले से, इन्होंने सी को एडमिट किया, या फिर नॉर्मली इसमें से बी ने इसको गारंटी दे दी कि तेरे को 50,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन उस साल सी को जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ सिर्फ 40,000 का। कितने का? 40 का। तो बी अपने प्रॉफिट में से इसको 10,000 रुपये देगा टू मेक हिज प्रॉफिट अप टू 50। ओके, तो बी में से माइनस हो जाएंगे और सी में ऐड हो जाएंगे, दैट इज अ गारंटी। अगर मान लो गारंटी दी है और पार्टनर को 50,000 मिल गए बाय चांस उसके शेयर में, तब कुछ नहीं देना बी ने, लेकिन अगर कम रह जाता है मिनिमम से तभी वो देगा। और अगर लॉस हो गया, फर्म को क्या हो गया, लॉस, और गारंटी दे रखी है, मान लो लॉस हो गया 50,000 का, ठीक, 50,000 का लॉस हो गया, तो उसमें से जो सी है उसका जो शेयर है वो कितना बैठा, 10,000 रुपये, और उसको गारंटी कितने की थी प्रॉफिट की, 50,000 रुपीज की। समझ पा रहे हो? जो सी है उसको 10,000 तो लॉस मिल गया, जो उसका शेयर था प्रॉफिट एंड लॉस में, और 50,000 की तुमने उसको गारंटी दे रखी है कि प्रॉफिट होगा ही होगा। तो इस केस में तुम्हें उसे 60,000 रुपये देने पड़ेंगे, चाहे ये दो पार्टनर मिलके दें चाहे भी अकेला दे, जिसने भी गारंटी दी है उस हिसाब से। तो उसको कितने मिलेंगे, 60। लॉस का अमाउंट भी मिलेगा और जो उसका प्रॉफिट का शेयर है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, सो दैट ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितना हो, 50,000 रुपये। अब अगर तुम्हें क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा होता कि ए और बी किसने कितने मतलब रेशो में, किस रेशो में हमें गारंटी पूरी करनी है, क्या रेशो है, तो उसको हम मानते हैं ओल्ड रेशो। अब कुछ नहीं दे रखा तो दोनों पार्टनर्स ओल्ड रेशो में इसकी गारंटी को पूरा करेंगे। इज इट क्लियर? अभी के लिए इतना ही था, ये पूरी मैंने अपनी तरफ से पार्टनरशिप की एक रिवीजन करा दी है। आई हैव ट्राइड कि मैं सारे के सारे कंसेप्ट एटलीस्ट थोड़े बहुते तो कवर कर ही दूँ, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू अ टेस्ट एंड आई नो कि आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करने वाले हो, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप सो you have enjoyed it. Till then, bye bye, take care and have a nice day. Please like, share and subscribe if you like the content of this channel. Thanks for watching.